everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject of humanities stream. I am your sociology educator Saloni Pandey and हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट. इमाइल डर्कीम हमने कंप्लीट कर लिया था एंड मैक्स वेबर हमने स्टार्ट कर दिया था. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्स वेबर की लाइफ हिस्ट्री को जाना था एंड उनका बेसिक आइडिया क्या था, इस एक चीज को हमने बहुत ही शॉर्ट में समझा था. अब बारी आती है मैक्स वेबर्स एंड इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की, यानी आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैक्स वेबर एंड इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी. मैक्स वेबर और इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी क्या है ये कॉन्सेप्ट हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक चीज डिस्कस करी थी कि मैक्स वेबर जो है वो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं ऑफ सोशल एक्शन एंड ऑफ पावर एंड डोमिनेशन. सेकेंडली जो मैक्स वेबर बात करते हैं वो ये कहते हैं कि रेशनलाइजेशन जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से हुआ है और इस प्रोसेस के थ्रू जो डिफरेंट रिलीजन्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनी है. ठीक है, इन दो कॉन्सेप्ट पर मेनली जो है मैक्स वेबर ने फोकस किया था. वैसे तो उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया था पर उनका मेन फोकस जो रहा वो सोशियोलॉजी पर रहा. ठीक है, अब मैक्स वेबर के आइडिया को आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है. जब आप यहाँ पर मैक्स वेबर को डिटेल में समझेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चलेंगी. तो स्टार्ट करते हैं. Weber argued that the overall objective of the social science was to develop an interpretive understanding of social action. देखो मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर ने किस तरह से सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसे हम समझ रहे हैं. तो मैक्स वेबर ये कहते हैं कि जो सोशल साइंस है, ठीक है, जो सोशल साइंस है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन डेवलप करें. जो सोशल एक्शन है उसको लेके हमारी इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब इस इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन को उन्होंने किस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया है ये हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे. ठीक है, सो these sciences were thus very different from the natural science which aim to discover the objective laws of nature governing the physical world. जो सोशल साइंस है, मैक्स वेबर कह रहे हैं, ठीक है, कि जो सोशल साइंस है वो बाकी नेचुरल साइंस से बहुत डिफरेंट है. क्योंकि जो बाकी नेचुरल साइंस होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है लॉज ऑफ नेचर को पता करना. ठीक है, लॉ ऑफ नेचर पता करना जिसकी वजह से ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड जो है चल रहा है, काम कर रहा है. जैसे आपने साइंस में पढ़ा कि ग्रेविटेशन क्या होता है. ठीक है, ग्रेविटेशन है, जैसे आपने इसमें न्यूटन की थ्योरी पढ़ी कि जो है एप्पल है वो नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है, क्योंकि ग्रेविटेशन है. तो इस ग्रेविटेशन की वजह से पूरा वर्ल्ड कैसे जो है वर्क कर रहा है, ग्रेविटी जो है वो कैसे हम सभी को भी इम्पेक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, ये सब आपने साइंस में पढ़ा. ठीक है, साइंस का कंसर्न क्या है, लॉज ऑफ नेचर को पता करना. Since the central concern of social science was with social action and since human actions necessarily involved subjective meanings, the methods of inquiry of social science also had to be different from the methods of natural science. अब यहाँ पर मैक्स वेबर कह रहे हैं कि सोशल साइंस बाकी नेचुरल साइंस से डिफरेंट है. नेचुरल साइंस या साइंस का क्या एक एम है कि जो भी ऑब्जेक्टिव लॉ है नेचर के उनको पता करना. लेकिन जो सोशल साइंस है उसका जो सेंट्रल कंसर्न है, ठीक है, सोशल साइंस का जो सेंट्रल कंसर्न है वो सोशल एक्शन के साथ में. ठीक है, कि सोसाइटी में किस तरह से एक्शन हो रहा है, कैसे सभी जो है ऑपरेट हो रहे हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं. एंड सिंस ह्यूमन एक्शंस नेसेसरीली इन्वॉल्व्ड सब्जेक्टिव मीनिंग्स, और क्योंकि जो ह्यूमन के एक्शंस होते हैं, हम सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं और अगेन फिर वही चीज आती है कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल से मिलके बनी है, इंडिविजुअल्स के बीच में रिलेशनशिप है, सभी आपस में साथ में आते हैं, कलेक्टिविटी फॉर्म करते हैं, इस तरह से सोसाइटी इमर्ज होती है. अब सोशल एक्शन की बात करें, सोसाइटी में एक्शन की बात करें, तो यहाँ पर ह्यूमंस कंसर्न हो जाएंगे. तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन के एक्शंस होते हैं उनमें सब्जेक्टिव मीनिंग्स होता है. ठीक है, सोशियोलॉजी में हमारा सेंट्रल कंसर्न क्या है या सोशल साइंस में हमारा सेंट्रल कंसर्न है सोशल एक्शन. और देखो सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में, ठीक है, सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में हमारा जो सेंट्रल कंसर्न है वो है सोशल एक्शन. ठीक है, क्या है, सोशल एक्शन. और ये सोशल एक्शन जिसके अंदर ह्यूमन एक्शंस होते हैं. ठीक है, सोशल एक्शन जिसमें जो है ह्यूमन एक्शंस होते हैं, ह्यूमन ही एक्शन कर रहे हैं ना इस सोसाइटी के अंदर, जिन्हें हम सोशल एक्शन कह रहे हैं. ठीक है,
ये जो ह्यूमन एक्शन होते हैं इन सभी में सब्जेक्टिव मीनिंग्स हैं। क्या है इनके अंदर? इनके अंदर हैं सब्जेक्टिव मीनिंग्स। ये वेबर कह रहे हैं ह्यूमन के जो एक्शंस होते हैं उनमें सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि क्या कहा है मैक्स वेबर ने। हर एक पॉइंट को आराम से ध्यान से समझना, कोई भी चीज आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि पॉइंट्स, तो कहीं भी हमको जो है बिल्कुल भी ऐसे आगे पीछे थोड़ा भी 19-20 नहीं होना है, सारी चीजों को ध्यान से अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो, द मेथड ऑफ इंक्वायरी ऑफ सोशल साइंस ऑल्सो हैड टू बी डिफरेंट फ्रॉम मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस। हम जैसे नेचुरल साइंस में लॉ ऑफ नेचर को पढ़ रहे हैं, वही हम सोशल साइंस में सोशल एक्शन को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सेकेंडली उन्होंने क्या एक चीज कही कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, ऐसा कहा मैक्स वेबर ने। अब आप यहां पर ध्यान करिए इमाइल डर्कीम का कोटेशन। इमाइल डर्कीम क्या कहते थे कि सोशल साइंस को एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना है, उसे साइंस जैसा नहीं बनाना पर उससे अलग बनाना है और ज्यादा इमर्जिंग बनाना है। यहां पर मैक्स वेबर भी यही चीज कह रहे हैं कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि नेचुरल साइंस जो है लॉ ऑफ नेचर की बात करती है और सोशल साइंस जो है वो सोशल एक्शन की बात करती है। और इस सोशल एक्शन में जो है ह्यूमन एक्शन को स्टडी किया जाता है और ह्यूमन एक्शन में सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं। फॉर वेबर सोशल एक्शन इंक्लूडेड all human behavior that was meaningful, that is action to which actors attached a meaning। अब देखो वेबर के लिए सोशल एक्शन में क्या चीजें आती हैं। हम सोशल एक्शन की बात करें तो हमने कहा है सोशल एक्शन में ह्यूमंस ही तो एक्शन कर रहे हैं, तो ह्यूमंस क्या एक्शन कर रहे हैं? क्या ह्यूमन यहाँ पर कोई मूवी चल रही है और ह्यूमंस जो है अपना जो है रोल प्ले कर रहे हैं, क्या ये एक चीज होती है? तो ह्यूमन एक्शन में उन्होंने कहा कि ह्यूमन जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जितना भी जो भी पूरा ह्यूमन बिहेवियर है दैट वाज मीनिंगफुल, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट सोशल एक्शन, यानी कि जो एक्शन हो रहा है, जो एक्टर्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सोसाइटी में ये तीन जो हैं ये इंडिविजुअल्स हैं, इन तीनों से मिलके, मान लीजिए अभी तीन ही हैं, इन तीनों से मिलके ये सोसाइटी बनी है। इस सोसाइटी में जिस तरह से ये तीनों ऑपरेट होते होंगे उस तरह से ये सोसाइटी एक्शन करेगी या फिर ये सोसाइटी फंक्शन करेगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं सोशल एक्शन। अब सोशल एक्शन कर कौन रहा है? तो ये जो ह्यूमंस हैं ये कर रहे हैं सोशल एक्शन, ठीक है। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? ह्यूमन सोशल एक्शन कर रहे हैं। और ये कैसे ह्यूमन एक्शन कर रहे हैं, इनके बिहेवियर से हमें पता चल रहा है कि ये किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। ये जो ह्यूमंस हैं इनका जो बिहेवियर है हमें उससे पता चल रहा है कि ये किस तरह से एक्शन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो ह्यूमंस हैं ये कौन है? ये एक्टर्स हैं। ये जो ह्यूमंस हैं ये कौन है? ये एक्टर्स हैं। जो मैंने आपसे कहा कि क्या यहाँ पर कोई मूवी चल रही, तो हाँ शायद सच में यहाँ एक मूवी चल रही है जिसके ये सभी ह्यूमंस जो हैं एक्टर्स हैं और इनके जो जो रोल हैं वो उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं। इन सभी के अपने अपने एक्शन हैं, अपने रोल से अटैच्ड हैं और जब ये एक्टर्स एक्शन करते हैं तो फिर वो मीनिंगफुल हो जाता है। और इसीलिए सोशल एक्शन के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? ऑल ह्यूमन बिहेवियर दैट वाज मीनिंगफुल। सोशल एक्शन क्या है? इन शॉर्ट ये तो हमने समझ लिया मैक्स वेबर की लैंग्वेज में, लेकिन इन शॉर्ट सोशल एक्शन क्या है? जो ह्यूमंस बिहेव कर रहे हैं दैट इज मीनिंगफुल एंड दैट इज सोशल एक्शन। क्लियर है? यहाँ पर जो एक्शन है वो एक्टर्स कर रहे हैं और उनके इस एक्शन से उनके जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें मीनिंग है, यानी मीनिंगफुल काम वो कर रहे हैं। In studying social action, the sociologist's task was to recover the meaning attributed by the actor। मैंने आपसे क्या कहा देखिए, तो आप इसे समझते हैं डिटेल में। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सब एक्टर हैं, ठीक है, सोसाइटी के एक्टर हैं। ये सभी अपने अपने एक्शन कर रहे हैं, ये सभी अपने अपना एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक सोशोलॉजिस्ट का काम क्या है? एक सोशोलॉजिस्ट का काम ये है कि ये पर्सन जो भी एक्शन कर रहा है उसका क्या मीनिंग है मैं ये पता करूं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है वो पता करना एक सोशोलॉजिस्ट का काम है। किसका काम है? सोशोलॉजिस्ट का। हम यहाँ मैक्स वेबर को पढ़ रहे हैं। मैक्स वेबर कौन है? सोशोलॉजिस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है, ठीक है, क्या कह रहे हैं
कि जो सोसाइटी है, जो सोशल साइंस है, उसका कंसर्न है सोशल एक्शन को लेके। हम इस सोशल एक्शन को समझना चाहते हैं। इस सोशल एक्शन में जो ह्यूमंस हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ह्यूमंस जिस तरह से एक्शन करते होंगे उस तरह से ही जो है सोसाइटी में सारा कुछ, ह्यूमंस जिस तरह से एक्शन करते हैं उस एक्शन को समझना सोशियोलॉजिस्ट का काम है। और ये जो ह्यूमंस का एक्शन है ये है क्या, एक्चुअल में क्या एक्शन कर रहे हैं वो, तो उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, ह्यूमंस का जो बिहेवियर है वही उनका एक्शन है। पर उनके हर एक बिहेवियर को हम सोशल एक्शन नहीं मान सकते, ठीक है, हर एक बिहेवियर को सोशल एक्शन नहीं माना जा सकता है। तो इसीलिए कौन सा बिहेवियर मीनिंगफुल है ये पता लगाना इस सोशियोलॉजिस्ट का काम है। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया, अब आगे समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, और जिसको पूरा समझ में आ गया है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो भी वो एक्शन कर रहा है उस एक्शन में मीनिंगफुल क्या है ये पता लगाना सोशियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। is to recover the meaning attributed by the actor। जो भी एक्टर है वो क्या बताना चाह रहा है इसको पता करना आपका काम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कभी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सामने भी देखा होगा, एक जोकर है, वो कोई चीज परफॉर्म कर रहा है, वो बोलता नहीं है अपने आप से कि मैं क्या परफॉर्म करना चाह रहा हूं, पर उसको समझना आपके ऊपर होता है। वैसे ही यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, जो सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए टास्क है कि वो समझे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। और हर एक काम जो है मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जो सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल है, जो सोशल एक्शन सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल है, उस एक्शन को समझना सोशियोलॉजिस्ट का काम है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? देन to accomplish this task, the sociologist had to put themselves in the actor's place and imagine what these meanings were or could have been। अब अगर सोशियोलॉजिस्ट को इस एक्शन को समझना है तो उसे खुद को भी अब इस एक्टर की प्लेस में रखना होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, कि कहावत नहीं मतलब ये एक सेइंग है कि अगर आप किसी चीज को समझना चाहते हो तो अपने आप को उस जगह पर रख के देखो, ठीक है। जैसे ऐसे बहुत बार कहा जाता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई बात समझनी है तो उस जगह पर जब आप खुद आओगे तब आपको समझ में आएगा, है ना, सुना होगा आपने ऐसा घर में। तो वैसे ही यहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट को समझना है कि ये ह्यूमन जो है वो क्या काम कर रहा है, तो उसे खुद को उसकी जगह पर रखना होगा, उस एक्टर की प्लेस पर उसको खुद को रखना होगा और फिर उसको इमेजिन करना होगा व्हाट दीज मीनिंग्स वर और कुड हैव बीन। जैसे मान लीजिए मैं किसी सिचुएशन को समझना चाहती हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे खुद को रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एग्जाम आने वाला है तो पढ़ाई करिए। स्टूडेंट्स के ऊपर कितना स्ट्रेस है ये मैं कब समझूंगी, जब मैं खुद एक स्टूडेंट बनूंगी, है ना। तो मैं खुद एक स्टूडेंट बन जाती हूँ और फिर वो जो प्रेशर मेरे ऊपर फील होगा तो मैं उसे समझूंगी कि हाँ ये स्टूडेंट के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं। और इन चीजों का मीनिंग क्रिएट करना कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है, ये किसका काम है? सोशियोलॉजिस्ट का। मैंने आपसे कहा कि सोशियोलॉजिस्ट को जो है इस एक्शन को समझना है, इस एक्शन के मीनिंग को समझना है और इसका मीनिंग सोसाइटी में कहां पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी इस सोशियोलॉजिस्ट का ही काम है। ऐसा कह रहे हैं मैक्स वेबर, मैं नहीं कह रही हूं ऐसा, ठीक है, ऐसा मैक्स वेबर कह रहे हैं, ये उनके आइडियाज हैं, ठीक है। सोसाइटी को जो है समझना है, सोशल एक्शन को समझना है, तो सोशियोलॉजिस्ट को उस एक्टर की प्लेस पे अपने आप को रखना पड़ेगा, तभी वो उसे समझ सकता है। Sociology was thus a systematic form of empathetic understanding, that is an understanding based not on feeling for but feeling with। तो इसीलिए यहाँ से जो मैक्स वेबर हैं वो कंक्लूड करते हैं कि सोशियोलॉजी इसीलिए एक सिस्टमैटिक फॉर्म है एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। क्या कह रहे हैं मैक्स वेबर ने? पहला ऐसा कंक्लूजन बनाया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि सोशल साइंस में हमको जो है सोशल एक्शन को समझना ये हमारा सेंट्रल कंसर्न है। सेकेंड हमारा कंसर्न ये है, या कंसर्न नहीं, सेकंड ये है कि सोशियोलॉजी या सोशल साइंस एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। क्या है? एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपके समझ में आया कि सेंट्रल कंसर्न क्या है? सोशल एक्शन। इसे समझेगा कौन? सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो सोशियोलॉजिस्ट कैसे समझेगा? जब खुद को वो अपने आप को इस सोशल कंडीशन में या इस ह्यूमन एक्टर की प्लेस में वो अपने आप को रखेगा, तब वो इसके मीनिंग को समझ पाएगा। तो इसीलिए मैक्स वेबर ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है यानी कि यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस एक चीज पर नहीं है कि मैं आपको कोई सिंपैथी दिखाऊं, ठीक है, ये किस एक चीज पर है कि मैं आपको एम्पैथी शो करूं। अब ये सिंपैथी एम्पैथी क्या है? सिंपैथी जैसे मान लीजिए
किसी के साथ में कुछ गलत हुआ है तो आप उसको जाके सांत्वना देते हो कि अरे आपके साथ में जो है बहुत बुरा हुआ है और जो है मतलब मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, दैट इज सिंपैथी। ठीक है, मान लीजिए आपके दोस्त को चोट लग जाए तो आप मान लीजिए वो जो है फेल हो जाता है एग्जाम में, या मान लीजिए उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप उसको थोड़ा सांत्वना दोगे कि नहीं नहीं तुझसे हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू थोड़ी सी पढ़ाई कर। वही एक दोस्त होता है जो बेस्ट फ्रेंड होता है, वो आगे कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ में और इसीलिए मैं तुझे ये पूरा जो कोर्स है अच्छे से पढ़वा दूंगा और बिल्कुल भी टेंशन मत ले। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, फीलिंग विथ और फीलिंग फॉर। आपको किसी के लिए बुरा लग रहा है यानी आपके अंदर सिंपैथी है, आप उसके बुरे में उसके साथ में हो, दैट इज एम्पैथी। और यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है दैट इज अ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं हम उनमें से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपके साथ में कोई भी सोशल एक्शन हो रहा है या सोसाइटी में आपके साथ में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ में हैं। इस तरह की एक फीलिंग सोशियोलॉजी के अंदर होती है। ठीक है, इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी में होती है, ये मैक्स वेबर कह रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोशियोलॉजी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कैसे है, तो आप उसमें ये पॉइंट्स बताएंगे कि सोशियोलॉजी एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कैसे है, क्योंकि इट इज नॉट फीलिंग फॉर, इट इज लाइक फीलिंग विथ। ठीक है, अब कैसे, और इसको कैसे उन्होंने जो है एलैबोरेट किया है। The empathetic understanding which sociologists derive from this exercise enables them to access the subjective meanings and motivations of social actors। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल है, ये अपना सोशल रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जो भी ये एज अ ह्यूमन तो ये है ही, ठीक है, पर ये जब सोसाइटी के अंदर आ जाता है तो ये सोसाइटी का पार्ट हो जाता है और इसका एक्शन सोशल एक्शन बन जाता है। बट एज एन इंडिविजुअल ये एक ह्यूमन एक्शन परफॉर्म कर रहा है और इसका ह्यूमन एक्शन जो है वो मीनिंगफुल होता है सोसाइटी के लिए, तो वो एक दिन सोशल एक्शन बन जाएगा। अब इस ह्यूमन के एक्शन को सोशियोलॉजिस्ट को समझना है तो वो क्या करेगा, वो खुद अपने आप को इसी प्लेस में रख के फिर इस इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करेगा। अब जब वो अपने आप को इसी सिचुएशन में रखता है तो उसको समझ में आता है कि यार ये जो ए इंडिविजुअल है ये कैसी परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, इसके साथ में कैसी कैसी सिचुएशंस हैं, कैसी कैसी कंडीशंस हैं, क्या मोटिवेशंस हैं। ठीक है, साथ ही साथ में सब्जेक्टिव मीनिंग। तो जब आप इसको मतलब जब सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पर अपने आप को रखेगा तो वो इस इंडिविजुअल के एक्शन के सब्जेक्टिव मीनिंग को भी समझेगा और उस सोशल एक्टर की मोटिवेशन को भी समझेगा कि वो ऐसा कर रहा है, ये रोल प्ले कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या सारे रीजंस हैं। आप तभी समझ पाओगे कि ये सारी चीजें क्यों हुई हैं। तो यहाँ पर आप इसको अकेला नहीं छोड़ रहे हो बल्कि आप उसके साथ में आकर उसके जैसा फील कर पा रहे हो। दैट इज द एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर है। Weber was among the first to discuss the special and complex kind of objectivity that the social science had to cultivate. वेबर ऐसे सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इस स्पेशल और कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को समझा जो कि सोशल साइंस कल्टीवेट करने वाला है। अब क्या है ये स्पेशल और कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसे हम समझें। The social world was founded on subjective human meanings, values, feelings, prejudices, ideals and so on. जो ये पूरा सोशल वर्ल्ड है, जो ये पूरी सोसाइटी है, इसके अंदर सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स हैं। ठीक है, सबके अपने अपने सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स हैं, अपनी वैल्यूज हैं, अपने बिलीव्स हैं, अपने आइडियल्स हैं, अपने प्रेजुडाइसेस हैं एंड सो ऑन। ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी चीजें आपके सब्जेक्टिव मीनिंग्स होते हैं सोशल वर्ल्ड के अंदर। यानी इन सारी चीजों पर एक सोसाइटी जो है वो बेस्ड होती है। इन स्टडिंग दिस वर्ल्ड the social science inevitably had to deal with these subjective meanings. अब अगर आप किसी सोसाइटी को जो है समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको उसके सब्जेक्टिव मीनिंग्स को समझना पड़ेगा। उस सोसाइटी के अंदर कैसी वैल्यूज हैं, कैसे नॉर्म्स हैं, कैसे प्रिजुडाइसेस हैं, क्या रोल्स हैं पीपल के, आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जब आप ये समझोगे तभी आप किसी सोसाइटी को समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन सोसाइटी को पढ़ना है तो आपको इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं, यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं, यहाँ पर क्या बिलीव्स हैं, इसका क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, ये सारी चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस सोसाइटी को पढ़ पाओगे।
In order to capture these meanings and describe them accurately, social scientists had to constantly practice empathetic understanding by putting themselves in the place of the people whose actions they were studying. अब अगर आपको इन सारी चीजों के मीनिंग्स को पता करना है कि यहाँ पर कैसी वैल्यूज हैं, कैसे बिलीव्स हैं, और फिर आपको उसे डिस्क्राइब भी करना है, जैसे आपने एक सोसाइटी को पढ़ तो लिया पर अब आपको उस सोसाइटी को डिस्क्राइब भी करना है, तो आपको उसके लिए एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग उसके लिए आपको होनी चाहिए। और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब आप अपने आप को उस जगह पर रखोगे। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोशल कंडीशन में जाना है, पर इमेजिनेटिवली आपको सारी चीजों को सोचना है, समझना है, अपने आप को उस जगह पर रख के देखना है। एग्जैक्टली आपको उसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन आपको वहां पर इमेजिनेटिवली रख के देखना है। और जिस भी चीज के एक्शन को आप पढ़ना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए आप इंडिया के किसी कल्चर को समझना चाहते हो, तो आपको उस कल्चर को जीना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। जब आप उसको जियोगे तभी आप उस कल्चर को एनालाइज कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट मैक्स वेबर इज सेइंग। But this investigation had to be done objectively, even though it was concerned with subjective matters. लेकिन ये जो हम पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ पर ह्यूमन एक्शन को स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए हमको सारी चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कैसे इन्वेस्टिगेट करना है? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पर हमको इन चीज़ों को एनालाइज करना है। Thus, empathetic understanding required the sociologist to faithfully record the subjective meanings and motivations of social actors without allowing his or her own personal beliefs and opinions to influence this process in any way. ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मैक्स वेबर का, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैं अभी जब आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको चीजें रिकॉल हो जाएंगी। हम क्या कर रहे हैं कि आपको चीजों को समझना है तो अपने आप को आप वहीं पर ही उसी प्लेस पर रख के देखिए। लेकिन जब आप किसी भी सोशल एक्शन को, आप किसी भी सोशल कंडीशन को, किसी भी सोशल सिचुएशन को या किसी भी सोसाइटी को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिवली करना है। ऑब्जेक्टिवली करना है इन द सेंस कि जब आप उसे स्टडी कर रहे हो तो वहां पर आपको अपने पर्सनल बिलीव्स, आपको अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं रखने हैं। आपको जो चीजें जैसी दिख रही हैं वैसा ही सारी चीजों को डिस्क्राइब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सोशियोलॉजिस्ट है, वो सोशियोलॉजिस्ट जो है, मान लीजिए चाइल्ड मैरिज जो होता है, बाल विवाह जो होता है, उस प्रथा को स्टडी कर रहा है, ठीक है। अब उसे जब इस बाल विवाह जैसी प्रथा को, ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो प्रैक्टिस है उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है, तो उसने जो चीजें वहां पर नोटिस करी हैं उस एक पूरी सिचुएशन के अंदर, उसे उन्हें वैसे ही एक्सप्लेन करना है, ना कि उसे अपने पर्सनल बिलीव्स या अपने पर्सनल ओपिनियंस को बताना है। वो ये नहीं बोल सकता, जैसे मान लीजिए एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो भी तो ह्यूमन है, वो भी तो उसी सोसाइटी का पार्ट है। तो मान लीजिए वो सोशियोलॉजिस्ट को, मान लीजिए, ठीक है, उसको वो बाल विवाह की जो प्रथा है वो उसको सही लगती है, तो वो कल को ये कहे कि नहीं, सोसाइटी में ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये सही है, क्योंकि इससे आगे चल के जो है बच्चों को ऐसा होता है वैसा होता है। मान लीजिए वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो यहाँ पर वो अपने पर्सनल बिलीफ्स, अपने पर्सनल ओपिनियंस को नहीं बताएगा, बल्कि उसने जो चीजें नोटिस करी हैं वो सारी चीजों को जो है रिकॉर्ड करेगा फेथफुली, ठीक है। In other words, sociologists were meant to describe, not judge the subjective feelings of others. यानी कि जो सोशियोलॉजिस्ट है उसको डिस्क्राइब करना है, जज नहीं करना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं, वहां पर किसी तरह की प्रथा है, ठीक है, मान लीजिए वहां की प्रथा है, वहां का एक बिलीफ है कि जो वहां पर वुमेन रहती हैं उन्हें बाहर नहीं आना है घर से, वो घर के अंदर ही रहेंगी। मान लेते हैं कि ये वहां की उस सोसाइटी की अपनी बिलीफ है, वहां का अपना नॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोशियोलॉजिस्ट है उसको जो चीज उसने वहां पर नोटिस करी है, जो भी उसने वहां देखा है, वही उसे रिकॉर्ड करना है, ना कि उसे जज करने लग जाना है कि ये जो प्रथा है ये सही है या गलत है। उसे जज नहीं करना, उसे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना है। वेबर कॉल्ड दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी, और इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी को वेबर ने वैल्यू न्यूट्रलिटी कहा है, ठीक है। क्या कहा है? वैल्यू न्यूट्रलिटी। ये थर्ड कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं वेबर के बारे में, ठीक है, क्या? वैल्यू न्यूट्रलिटी।
क्लियर है? सो क्या है वैल्यू न्यूट्रलिटी? जहां पर आप जो भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो उसे वैसा ही बताओ, न्यूट्रल रहो, ना सही बोलो ना गलत बोलो, जो देखा है जस्ट वैसा बोलो, डिस्क्राइब करो, जज मत करो, ठीक है? The sociologist must neutrally record subjective values without being affected by his or her own feelings, opinions about these values. उसको जो भी उसने देखा है जस्ट वो उसको डिस्क्राइब करे, ना कि अपनी पर्सनल बिलीव से, अपनी पर्सनल वैल्यू से जो है अफेक्ट हो जाए। Weber recognized that this was very difficult to do because social scientists were also members of society and always had their own subjective beliefs and prejudices. अब यहाँ पर वैल्यू न्यूट्रलिटी को बताते हुए वेबर ने एक और चीज कही कि जो सोशल साइंटिस्ट है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है न्यूट्रल रहना, क्योंकि वो खुद भी इस सोसाइटी का मेंबर है, ठीक है? वो खुद भी एक सोसाइटी का मेंबर है और उसके अंदर हमेशा सब्जेक्टिव बिलीफ्स और प्रेजुडाइसेस रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है? इंडियन सोसाइटी में हमने कल्चर एंड सोशलाइजेशन में पढ़ा कि सब कल्चर्स भी होते हैं, है ना? तो वैसे इंडियन सोसाइटी में कल्चर है, इंडियन कल्चर है और सब कल्चर्स भी हैं। मान लीजिए इंडियन सोसाइटी है, एक तरफ चाइनीज सोसाइटी है, एक तरफ जो है तिब्बत की सोसाइटी है, एक तरफ नेपालीज की सोसाइटी, सबकी अपनी अपनी सोसाइटीज है। कहीं पर कुछ बिलीव्स हैं, कहीं पर कुछ वैल्यूज हैं, कहीं पर कुछ नॉर्म्स हैं। हो सकता है जो इंडिया की वैल्यूज हैं, जो बिलीव्स हैं, वो चाइनीज सोसाइटी को अच्छे ना लगे। हो सकता है जो चाइना के वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो इंडियन सोसाइटी के पीपल को अच्छे ना लगे। लेकिन हम सभी जो है सोसाइटी का पार्ट है, जितना भी पूरा वर्ल्ड है वो सभी सोसाइटीज के पार्ट हैं, चाहे वो वर्ल्ड सोसाइटी के पार्ट हो, चाहे वो अपनी स्पेसिफिक सोसाइटी के पार्ट हो, ठीक है? तो सभी सोसाइटी का पार्ट। और क्योंकि हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, हम सभी का सोशलाइजेशन हुआ है, तो हमारे अपने बिलीव्स हैं, हमारे अपने प्रेजुडाइसेस हैं, हमारे अपने नॉर्म्स हैं। जब भी हम किसी भी सोसाइटी को, चाहे अपनी सोसाइटी को करें चाहे किसी दूसरे की सोसाइटी को करें, जब हम वहां पर उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू न्यूट्रलिटी होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम खुद भी एक सोशल पर्सन है। एक सोशोलॉजिस्ट जो है वो भले ही सोसाइटी को स्टडी करता हो, लेकिन वो खुद भी एक सोशल पर्सन है। सो उसके लिए न्यूट्रल रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। However, they had to practice great self-discipline, exercise an iron will, as he puts it, in order to remain value neutral when describing the values and world views of others. तो इसीलिए मैक्स वेबर ने ये भी कहा है कि जो भी सोशोलॉजिस्ट है, जो भी सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, उसके अंदर ग्रेट सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मुझे बस वही करना है। मैं अपने बिलीव्स और अपने मतलब मेरे जो अपने पर्सनल बिलीव्स हैं, मेरी जो अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा। उसके अंदर आयरन विल होना चाहिए कि मैं जो है जो चीज, जो काम के लिए आया हूं, मैं बस वही काम करूंगा। अपने पर्सनल बिलीव्स को मैं इन सारी सिचुएशन में रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूं, तभी वो वैल्यू न्यूट्रल रह सकता है, ठीक है? Apart from empathetic understanding, Weber also suggested another methodological tool for doing sociology, that is the ideal type, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने सोशल एक्शन की बात करी, हमने एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात करी, हमने वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करी। इसके अलावा, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग के अलावा, वेबर ने एक और मेथोडोलॉजिकल टूल दिया सोशियोलॉजी के लिए कि सोशियोलॉजी में आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने बताया आइडियल टाइप, ठीक है? ये फोर्थ है, दैट इज आइडियल टाइप। ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है वेबर का। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? देन सो क्या है अब ये आइडियल टाइप? इसे हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेंगे। An ideal type is a logically consistent model of a social phenomena that highlights its most significant characteristics. एक आइडियल टाइप क्या है? लॉजिकली कंसिस्टेंट मॉडल है सोशल फिनोमेना का, जो सिर्फ उसके सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हाईलाइट करता है, ठीक है? क्या है आइडियल टाइप? क्या है? लॉजिकली कंसिस्टेंट मॉडल है सोशल फिनोमेना का, जो सिर्फ उसके मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करता है। अब क्या है इसका मतलब, ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है? Being a conceptual tool designed to help analysis, it is not meant to be an exact reproduction of reality. आइडियल टाइप जो कि एक बहुत ही कंसेप्चुअल टूल है जिसके थ्रू आप सोशल फिनोमेना को एनालाइज कर सकते हो। जैसे हमने बात करी वैल्यू न्यूट्रलिटी में कि आपको न्यूट्रल रहना है, जो चीजें हैं आपको उन्हें वैसा ही दिखाना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एग्जैक्ट जो रियलिटी है उसको हमारे सामने लेके आना है। जैसे आप किसी सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हो तो उसमें एग्जैक्ट रियलिटी क्या है वो सामने नहीं लाना है, बल्कि आपको चीजों को एनालाइज करना है।
ठीक है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी सिचुएशन है, जो भी फिनोमेना है, उसको एनालाइज करो। जैसे हम जब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल आ जाते हैं, जहां पर आपको बताना पड़ता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, और यहाँ पर चीजें एनालाइज करके आप बताते हो, चीजों को एनालाइज करके जो चीज सही है आप उस एक चीज को बताते हो, है ना। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एनालिसिस का मतलब, ideal types may exaggerate some features of phenomena that are considered to be analytically important and ignore or downplay others. हमने वैल्यू न्यूट्रलिटी में बात क्या करी कि आपको न्यूट्रल होके जो चीज जैसी है वैसा ही बताना है। आइडियल टाइप में मैक्स वेबर ये कहते हैं कि आपको चीजों को एनालाइज करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको हमें वही चीजें बतानी है सोशल फिनोमेना के बारे में, और जो चीजें डाउन प्ले हैं उनको आपको इग्नोर कर देना, जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें आपको इग्नोर कर देना है। Obviously, an ideal type should correspond to reality in a broad sense, but its main job is to assist analysis by bringing out important features and connection of the social phenomena being studied. जहां वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, दूसरा कॉन्सेप्ट था आइडियल टाइप का कि जिस भी सोशल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें बताओ, बाकी चीजों को छोड़ दो। दिस इज द आइडियल टाइप ऑफ, ठीक है, जो कि मतलब ये एक आइडियल सॉरी ये एक आइडियल टाइप ऑफ फिनोमेना होगा जहां पर आप चीजों को आइडियली जो चीज सही है, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आप बता रहे हो, ठीक है, ना कि जो मतलब जो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है उन्हें आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। An ideal type is to be judged by how helpful it is for analysis and understanding, not by how accurate or detailed a description it provides. जैसे हमने वैल्यू न्यूट्रलिटी में बात करी कि आपको चीजों को जज नहीं करना है बल्कि आपको चीजों को डिस्क्राइब करना है। आइडियल टाइप उसका बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पर आपको चीजों को जज करना है कि एनालिटिकली कौन सी चीज ज्यादा हेल्पफुल है, आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, जो भी आप फिनोमेना, जो भी फैक्ट्स पर आप बात कर रहे हो। नॉट बाय हाउ एक्यूरेट और डिटेल डिस्क्रिप्शन इट प्रोवाइड्स, आपको चीजों को डिस्क्राइब नहीं करना है बल्कि जज करना है। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी आइडियल टाइप से बिल्कुल डिफरेंट है। The ideal type was used by Weber to analyze the relationship between the ethics of world religions and the rationalization of the social world in different civilization. आइडियल टाइप को मैक्स वेबर ने कहां पर यूज करा, उन्होंने जो वर्ल्ड में रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं उनके एथिक्स और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन चीजों को एनालाइज करने में उन्होंने आइडियल टाइप यूज करा, ठीक है। उन्होंने कहां पर यूज करा, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स एंड द रेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड इन डिफरेंट सिविलाइजेशंस। मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर जो हैं वो इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी ऑफ सोशल एक्शन एंड ऑफ पावर एंड डोमिनेशन पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने एनालिटिकल आपका वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। सेकेंड कॉन्सेप्ट था कि जो वर्ल्ड में जो रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, रीजन या फैक्ट्स पर जब हम बात करें, रेशनलाइजेशन जहां हम चीजों को फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, जहां हम चीजों को रीजन के बेसिस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस रीजन में ये जो रेशनलाइजेशन हुआ है सोशल वर्ल्ड का, यहाँ पर जितने भी रिलीजन्स वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस एक चीज को समझने के लिए आइडियल टाइप जो है वेबर ने यूज किया था कि जो प्रोसेस पूरा रेशनलाइजेशन का सोशल वर्ल्ड में चल रहा है वो और जितने भी रिलीजन्स हैं वर्ल्ड में उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे समझने के लिए उन्होंने जो है आइडियल टाइप यूज किया। इट वाज इन दिस कंटेक्स्ट दैट वेबर सजेस्टेड दैट एथिक्स ऑफ सर्टेन प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स विद इन क्रिश्चियनिटी हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप। और सारी चीज़ों को एनालाइज करके उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ के उसको जज करके उन्होंने ये कहा कि जो कुछ प्रोटेस्टेंट सेक्ट हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है यूरोप के अंदर। याद कीजिए हमने मैक्स वेबर का जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है प्रोटेस्टेंट एथिक्स को लेके कि किस तरह से जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है वो कैपिटलिज्म को राइज देती है यूरोप के अंदर। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है आपकी बुक 1 में, आई होप आपको याद होगा। वही चीज़ यहाँ पर वेबर ने बताई है कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ों को एनालाइज किया। एंड वेबर अगेन यूज्ड द आइडियल टाइप टू इलस्ट्रेट द 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। और 3 तरह की अथॉरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वेबर ने आइडियल टाइप यूज किया, ठीक है। 3 तरह की अथॉरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी वेबर ने आइडियल टाइप यूज किया। आइडियल टाइप क्या है ये समझ में आया, जहां आप चीजों को जज करते हो, एनालाइज करते हो, एनालिटिकली चीजों को समझते हो।
यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो डिफरेंट रिलीजन्स है वर्ल्ड के, उनका रिलेशनशिप रेशनलाइजेशन के साथ में कैसा है ये समझाने के लिए उन्होंने सबसे पहले बताया। और सेकेंडली जो 3 तरह की अथॉरिटी होती है, उस 3 तरह की अथॉरिटी को इलस्ट्रेट करने के लिए वेबर ने आइडियल टाइप यूज करा। कौन सी 3 तरह की अथॉरिटी होती है? एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक है कैरिस्मेटिक, एक है रेशनल लीगल अथॉरिटी। ही सेड दैट व्हाइल द सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी वाज कस्टम एंड प्रेसिडेंस, charismatic authority derived from divine sources or the gift of grace, and rational legal authority was based on legal demarcation of authority. वो ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो कहाँ से मिली, ठीक है, अथॉरिटी यानी कि अधिकार, ठीक है, अथॉरिटी यानी अधिकार। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो हमको कस्टम्स और प्रेसिडेंस से मिली, जो भी हमारे यहाँ रीति रिवाज चलते थे, जो भी हमारी प्रथाएं थी, उसके थ्रू ट्रेडिशनल अथॉरिटी मिलती है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी हमको जो है डिवाइन सोर्सेज के थ्रू मिलती है, यानी कि जैसे मान लीजिए गिफ्ट ऑफ ग्रेस या भगवान की शक्तियों के थ्रू, जो भी गॉड है उन्होंने जो है हमें ये पावर दी है जिसके थ्रू हमारे पास में अधिकार है, दैट इज कॉल्ड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। और तीसरा उन्होंने बताया कि रेशनल लीगल अथॉरिटी जो है वो लीगल डिमार्केशन के थ्रू मिलती है, लॉस के थ्रू मिलती है, ठीक है। एक जो है ट्रेडिशनल कहाँ से मिल रही है? कस्टम से मिल रही है, ठीक है, कस्टम्स ट्रेडिशन जो है उनसे मिल रही है। कैरिस्मेटिक जो है वो डिवाइन सोर्सेज से मिल रही है, और रेशनल लीगल जो है ये आपको मिल रही है लीगल डिमार्केशन से, या मैं कहूँ लॉस के थ्रू, ठीक है, दैट इज योर रेशनल लीगल अथॉरिटी। तो वेबर ने जो है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताई है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि 3 तरह की अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी कस्टम्स और प्रेसिडेंस से मिलती है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी डिवाइन सोर्सेज से मिलती है, और रेशनल लीगल जो है वो लीगल या लॉस के थ्रू हमको मिलती है। अथॉरिटी यानी कि अधिकार, आपके पास में अधिकार कैसे आता है ये उन्होंने बताया। रेशनल लीगल अथॉरिटी विच प्रिवेल्ड इन मॉडर्न टाइम्स वाज एपिटोमाइज्ड इन दी ब्यूरोक्रेसी। और ये रेशनल लीगल अथॉरिटी जो मॉडर्न सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है, यानी कानून के द्वारा जो आपको अधिकार मिला है, ये हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती है। अब ये ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? हमने जो भी चीजें पढ़ी अभी तक, हमने क्या क्या देख लिया है, एक बार रिकॉल करें। हमने देखा कि सोशल साइंस नेचुरल साइंस से डिफरेंट है। सोशल साइंस में हमारा कंसर्न है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन को जब ही समझ सकते हैं जब उस सोशल एक्शन, जब जो एक्शन ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है उसमें हम खुद को प्लेस करके रखेंगे। वहां जब हम अपने आप को प्लेस करेंगे तो हम एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करने वाले हैं। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग जहां पर फीलिंग विथ होती है, ठीक है, जहां पर फीलिंग फॉर नहीं बल्कि फीलिंग विथ होती है। इसके बाद में हम जिस भी सोशल एक्शन को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी सोशल फिनोमेना को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए हमारा वैल्यू न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पर्सनल बिलीव्स, हमारे पर्सनल आइडियाज़ उस सिचुएशन में हमें नहीं डालने हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमने आइडियल टाइप पढ़ा कि सोसाइटी का एक आइडियल टाइप भी होता है, जहां पर आप उसको जब स्टडी करते हो तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं बल्कि आप उसको जज करते हो, ठीक है, कि चीजें कैसी होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको मैक्स वेबर के आइडियाज अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। चारों कॉन्सेप्ट में अपने आप में इंडिपेंडेंट है लेकिन रिलेटेड भी हैं। जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आप उनको सारी चीजों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? स्टिल कोई भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई आपका अपना सजेशन है, कोई एग्जांपल है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक और चीज कि अब जो है आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे, तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोज अवेलेबल हैं, लाइक NTSC है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी क्लास या जो भी कोर्स स्टडी करना है जस्ट उस पर क्लिक करो, क्लास से रिलेटेड यहाँ सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।